कि हमारे पास उसने डिक्लेयर नहीं किया, तो नाउ वी हैव अ बिट ऑफ रूम टू प्ले ओवर द हॉर्स सेंस कि नहीं जनाब चूंकि ये डिक्लेयर्ड नहीं है तो मैं इसको बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं मानता, ये सारी की सारी रिसीट्स है मैं D2 में हिट करूंगा। करता फिर वहां पे जाके अदालत में प्रूव कि नहीं जनाब ये मेरी सेलें थी, ये वो नहीं था, एविडेंस दे जरा अपना वहां पे। कंपनी के केस में डिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट ना आइडेंटिफाई होगा क्योंकि कंपनी तो कहीं पे नहीं दे रही ना, रिटर्न में भी नहीं दे रही, इंडिविजुअल तो अगर नहीं दे रही तो फिर वो मजबूरी है और वो हमारी इन्फोर्समेंट साइड की वीकनेस है ना कि हम उससे इन्फोर्स नहीं कर। देखिए अपडेट तो हमने करवाना था ना अपना, अगर नहीं किया हुआ तो सेल टैक्स पे वैसे ही फंस जाते हैं आपके। सेक्शन 73 ये कहता है कि अगर आपकी सेल परचेज जो है डिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट पे नहीं हो रही तो आपने उसका सारा इनपुट उड़ा देना, और वो हम नहीं उड़ाते, इस बेसिस पे नहीं उड़ाते। कभी देखने की जरूरत नहीं की कि जी जो बैंक स्टेटमेंट दी है वो उसने सेल टैक्स के प्रोफाइल में डिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट था या अदर देन दैट है। 73 बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि जी अगर डिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं है तो उसकी इनपुट सारी उड़ा दें आप, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी इसमें वो हॉर्स सेंस आप यूज़ करें तो कि अगर उसका डिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट है तो फिर कॉमन सेंस अप्रोच ये है कि आप D1 में हिट करें, ऑल्दो उसमें भी आप D2 में हिट कर सकती हैं इस लालच में कि जी हो सकता है सेल्स के अलावा भी इसमें कोई रिसीट्स हो, लेकिन ज़्यादा कॉमन सेंसिकल अप्रोच ये है कि उसको D1 में हिट करें, अनडिक्लेयर्ड को D2 में कर दें कि जनाब आप प्रूव करें कि ये रिसीट्स नहीं है, सेल्स है, जिस हद तक एविडेंस देंगे सेल्स मान लूँगा। उसका फ़ायदा आपको अभी नहीं है, अभी तो आपने चाहे D1 में करें या D2 में हिट करें आपने सारी अमाउंट ऐड बैक करनी। जब कोर्ट से रिलीफ लेने जाएगा तो जिन आइटम्स को वो रिसीट्स एस्टैब्लिश होंगी जिनको सेल्स एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा वहां पे फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल वाला बेनिफिट नहीं लेके जा सकेगा। रिसीट्स के अगेंस्ट तो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं ना मिलनी आपको, राइट। जिस तरह डॉक्टर है, डॉक्टर की कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, लॉयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, एडमिन एक्सपेंसेस है ना उसके पास, तो एडमिन एक्सपेंसेस तो वो पहले ही क्लेम कर चुके हैं आपसे सारे, ऑफिस रेंट ये वो फलाना एडमिन एक्सपेंसेस तो सारी क्लेम कर चुका है, तो अब किस चीज़ का क्लेम और करेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स का ही करना है, वो उस वक्त क्लेम करेगा जब वो एस्टैब्लिश करेगा कि जी ये सेल्स हैं, ये रिसीट्स नहीं है अपना, ठीक है जी। अब इसको जरा देखते हैं। अच्छा कई लोग जी इसको ए में हिट कर देते थे कि जी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें क्रेडिट एंट्रीज आ रही हैं। जो 111A का मैंने आपसे पूछा था कि कई लोग इसको ए में भी कन्फ्रंट कराया हुआ है और कई दफ़ा कोर्ट्स इसको उस पर अपहोल्ड भी कर देती हैं, बट माइंड इट बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी, क्या वो आपकी बुक ऑफ अकाउंट है? बैंक स्टेटमेंट इज नॉट योर बुक ऑफ अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट इज बैंक्स बुक ऑफ अकाउंट। वो अपनी बुक्स ऑफ, आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट में अपने एसेट को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? आपकी अपनी कोई बुक ऑफ अकाउंट हो और आपका एसेट हो तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? एसेट डेबिट करते हैं ना। तो बैंक स्टेटमेंट में जो आपके पैसे हैं वहां पर जो बैंक की स्टेटमेंट है वो वहां पे आपको क्रेडिट कर रहा होता है क्योंकि वो बैंक की स्टेटमेंट है, ठीक है। उसको जब आप इधर शिफ्ट करते हैं अपना, यानी कि अपनी बैंक बुक बनाते हैं, तो वहां की क्रेडिट एंट्री आपकी डेबिट एंट्री बन जाती है। तो 111A में इस वजह से ये हिट नहीं होता कि बैंक की जो बुक है, बैंक स्टेटमेंट आपकी पर्सनल बुक ऑफ अकाउंट नहीं है, वो बैंक की बुक ऑफ अकाउंट है। वहां की क्रेडिट एंट्री उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आप बनाते हैं बैंक बुक अपनी, यहाँ पे बैंक लेजर, तो यहां पर आके वो डेबिट एंट्री बन जाती है, राइट। तो इस वजह से 111A में अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स में वैसे इसको कई जगह 111A में भी अपहोल्ड कर दिया हुआ है, नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट कि ये पर्सन्स की बुक ऑफ अकाउंट नहीं है। द कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक बुक वुड हैव अ डेबिट एंट्री इफ हैवी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। अच्छा दूसरा ये देखिएगा, एक और भी इसमें भी क्वेश्चन रह गया कि आपने टोटल क्रेडिट एंट्रीज उठानी है या पीक क्रेडिट एंट्रीज उठानी है। पुराने जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उस ज़माने में उनको याद होगा हम पीक क्रेडिट एंट्रीज पिक करते थे, लेकिन अब हम उसका क्या लॉजिक है कि जी टोटल ऑफ क्रेडिट एंट्रीज लेनी है या पीक क्रेडिट एंट्रीज लेनी है। अभी सब याद है आपको, पुराने ज़माने में तो हम सिर्फ पीक लेते थे ना कि जी पीक बैलेंस उठा लें, टोटल मत लें अपना। उस वक्त तो एस्टिमेशन थी ना, आप ऑडिट है तो एक एक एंट्री को देखना। प्रिंसिपल ये था कि टैक्स पर ये वहाँ पे प्ली लेता था कि जनाब ये जो आप सारा पैसा मुझे कह रही हैं ना, ये सारा मेरा पैसा नहीं है,
इसमें कुछ मेरा कैपिटल है, कुछ लोगों से मैंने क्रेडिट पे माल लिया हुआ है, तो ये जो आपने टोटल करके जो क्रेडिट एंट्रीज मेरे पल्ले डाल दी कि ये सारी तुम्हारी इनकम है, तो ये मेरा सारा पैसा नहीं है। आई एम सर्कुलेटिंग माई ओन कैपिटल एज वेल एज द कैपिटल दैट आई हैव टेकन ऑन क्रेडिट फ्रॉम थर्ड पार्टीज। तो उस वक्त फिर वो ये करते थे कि जनाब हम उसकी सारी इनकम चूंकि बनाते थे, तो हम कहते थे कि जी पीक क्रेडिट एंट्री उठा लो कि मैक्सिमम बैंक बैलेंस साल में जितना भी है, लेट अस से वो 100 रुपीज़ है, 400 रुपीज़ है, उसमें से फिर हम उसको बेनिफिट देते थे कि जी तुम्हारा डिक्लेयर्ड कैपिटल 200 रुपीज़ है, 200 में से 150 तुम्हारे एसेट्स की सूरत में इन्वेंट्री है, तुम्हारी मशीन है वो निकल गई, कैश बाकी जो बच गया 50 उसका इफेक्ट वो हो गया, बाकी पैसा कहाँ से आया? वो कहता जी बाकी कुछ क्रेडिटर्स थे, हमने कहा जी उसका भी इफेक्ट ले लो 30 रुपीज़ 70 रुपीज़, अब ये जो ऊपर के पैसे रह गए ये सारी तुम्हारी इनकम है अननोन सोर्सेज से। वो पीक क्रेडिट एंट्री का कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब जो है हम टोटल क्रेडिट एंट्री के ऊपर जा रहे हैं। टोटल क्रेडिट एंट्री जो है इट्स अ सुपर सेट और पीक क्रेडिट एंट्री इज अ सबसेट ऑफ दैट। ठीक है, टोटल क्रेडिट एंट्री जो है इट्स अ सुपर सेट और पीक क्रेडिट एंट्री इज अ सबसेट ऑफ दिस सुपर सेट। तो जब उसने पीक क्रेडिट एंट्री आपको कन्फ्रंट कराएंगे आप उसको, तो कई चीजें उसकी जो बाकी थी टोटल क्रेडिट एंट्रीज के अंदर वो आपने वैसी उसको छोड़ दी। तो जब टोटल क्रेडिट, क्योंकि टोटल क्रेडिट एंट्रीज हमेशा पीक से बहुत ज्यादा बड़ी होंगी, तो जब वो टोटल का जवाब देगा तो ऑटोमेटिकली ये सारे फैक्टर जो पीक क्रेडिट में देने उसने ये भी देना है इसका जवाब, और बाकी अगर कोई चीजें उनका भी जवाब देगा, तो इट इज मोर सेफ कि आप टोटल क्रेडिट एंट्रीज पे खेलने जाके। वरना आपने एक बहुत बड़ी अमाउंट में से एक छोटी अमाउंट उठाई और उसने सिर्फ उस हद तक एक्सप्लेनेशन देनी। यहां पर जब टोटल करेंगे तो पीक उसका एक छोटा सा अमाउंट है, इस वजह से वो सारी एक्सप्लेनेशन देगा और जिधर जिधर फंसता जाएगा एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, यू विल फिक्स हिम ओवर देयर अपना। ठीक है जी। तो इफ हैवी इनफ्लोज और आउटफ्लोज है तो इसका मतलब ये है कि हम उसको लॉजिकली ये कहते हैं कि जनाब आपका डिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट और हैवी इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों हैं, तो हमारी जम्पशन ये है कि ये सारी आपकी सेल्स हैं। तो हम टोटल क्रेडिट एंट्रीज करते हैं और उसको कन्फ्रंट करा देते हैं कि आपने डिक्लेयर्ड सेल्स 1000 की थी, ये आपका डिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट है, इसमें इनफ्लोज भी आ रहे हैं आउटफ्लोज भी आ रही हैं, तो आपकी ये टोटल सेल्स हैं। तो उसको हम कहते हैं कि जी आपने सेलें डिक्लेयर की थी 1000, इसका टोटल क्रेडिट एंट्रीज 1500 है, तो बाकी हम क्यों ना आपकी सेल समझे D1 के अंदर। फिर वो आगे उसका जवाब देता है कि नहीं जी कुछ इसमें ये कैश डिपॉजिट्स हैं जो कैश इन हैंड था मेरे पास, कुछ मेरी रिटेल की सेलें आई हुई हैं, कुछ मुझे बैंक से लोन इसमें आया हुआ है, कुछ मेरी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बिकी थी उससे पैसे आ गए हैं, कुछ मेरी फॉरेन रेमिटेंस इसके अंदर आई हुई है, कुछ इंटर बैंक ट्रांसफर्स हुए हैं उसके पैसे आए हैं, एंड सो ऑन फोर्थ। जिस हद तक वो रिकंसाइल विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस करता जाता है उतना माइनस कर देते हैं, जहां पे जाके उसकी वो रिकंसिलेशन रुक जाती है, बाकी अमाउंट हम सेल के तौर पे ऐड बैक कर देते हैं जी। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली आई से इस तरह के केसेस ज़्यादातर आते हैं, और जब हम कन्फ्रंट करवाते हैं टैक्स पेयर को, टैक्स पेयर इस तरह की एक्सप्लेनेशन दे भी देता है, तो हम ये मानते नहीं है और सारा का सारा ऐड करके। और देखिए मानना सिर्फ उसकी रिकंसिलेशन के ऊपर नहीं है, जिस तरह कल भी हम एक एग्जांपल कर रहे थे कि रिकंसिलेशन तो उसने बना दी, ऑफिसर ने ये कह के मना कर दिया कि जी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया। अब अगर आपको वो ये कहता है कि लेटर से 1 करोड़ रुपए की आपने बैंक क्रेडिट एंट्रीज उसको कन्फ्रंट कराई, उसने कहा जी ये मेरी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, ये मेरी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर्ड थी जीरो अमाउंट पे क्योंकि मुझे इनहेरिट हुई हुई थी, ये मेरी बिकी है, ये रजिस्ट्री के कागज हैं और यहाँ से पैसे आए, कैसे टैक्सेबल करेंगे आप? भले वो कहते रहे आई एंड आई, अगर उसने एविडेंस दे दिया कि जी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बेच के इस बैंक में ये पैसे आए 1 करोड़ की रकम, तो फिर आप टैक्स कैसे करें? यहाँ वो आपको एविडेंस ला देता है कि जनाब ये मेरी फॉरेन रेमिटेंस थी और ये फॉर्म ए है जो बैंक ने मुझे गवर्नमेंट रेट पे इन कैश करके इतने पैसे दिए, तो कैसे टैक्स लगाएंगे आप उसको? यहाँ आपको एविडेंस दे देता है कि ये बैंक का लोन क्रेडिट हुआ हुआ है इसके अंदर, तो कैसे टैक्स लगाएंगे आप? अनलेस एंड अनटिल रिकंसिलेशन को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ सपोर्ट करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो फिर मजबूरी, और अगर करता है तो फिर आई एंड आई की आप बात को हर चीज़ तो नहीं। हाँ वहाँ पे होता प्रॉब्लम वहाँ पे कि जब अब जिस तरह 1-2 केसेस थे उसके अंदर इंटरनल ऑडिट वाले ने ये पैरा बनाया था कि जी बैंक की टोटल क्रेडिट एंट्रीज इतनी है, ऑफिसर ने 70 रुपीज़ तक रिकंसिलेशन ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ऊपर के जो 30 रुपीज़ हैं उसका रिकॉर्ड में एविडेंस में कोई भी रिकॉर्ड में कोई एविडेंस नहीं और ऑफिसर ने ये रिकंसाइल कर दिया। इसको दोबारा से आप देखें अपना कि जो फाइल है उसके अंदर 70 रुपीज़ तक का रिकॉर्ड रिकंसाइल हो रहा है, बाकी 30 रुपीज़ का एविडेंस नहीं लगा हुआ कि ये रेमिटेंस है या क्या है लोन, और ऑफिसर ने फिर भी बात मान ली। ठीक है सर, लीन में ले जाने का एक नुकसान ये नहीं है कि हमें सेल्स हमने इस्टेब्लिश करनी है कि उसकी सेल्स है, और
दूसरा सर सिवान प्राइवेट लिमिटेड में 2017 में लाहौर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी हुई है कि ओनर ऑफ मनी है जब उसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। वो मैं बताता हूँ आपको, हाई कोर्ट ने जजमेंट ये दी हुई है इसमें कि बेनामी अगर अकाउंट है तो यू आर ओनर ऑफ दैट मनी, और वो 111B में आप हिट कर दें। ठीक है, तो अभी वो डिस्कशन मैंने कंक्लूड नहीं इस पे की। मैंने ये कहा है कि अगर आपको प्राइमा फेसाई आप इस्टेब्लिश कर लेते हो कि जनाब ये आपका डिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट है, इसमें रेगुलर आपकी क्रेडिट एंट्रीज आ रही हैं, रेगुलर डेबिट एंट्रीज आ रही है, तो प्राइमा फेसाई ये पता लग रहा है कि ये सेल्स वाला अकाउंट है। एक प्राइमा फेसाई आपका एविडेंस इस्टेब्लिश हो गया ना। यहाँ जिस तरह वो मैडम ने कहा कि जी आपको उसके CPR या दूसरे रिकॉर्ड से कहीं पता लग गया कि ये सेलें हुई हुई हैं अपना, तो प्राइमा फेसाई आपको पता लग गया। एक कॉमन सेंसिकल अप्रोच है कि जी डिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट में आपने सेलें ही लेकर आनी है ना। ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर दूसरे में आप जाते हैं कि अगर कोई स्टैंड अलोन अनडिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट आपको मिल जाता है और उसमें अमाउंट सिर्फ पाक हो रही है और रेगुलर सेल परचेज नहीं है, तो फिर हम उसको B में डाल देंगे कि जनाब ये आपके यू आर ओनर ऑफ दिस मनी। B का और D2 का इफेक्ट सेम ही है कि उसमें आपने कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दे रहे। एक में आप कह रहे हैं यू आर ओनर ऑफ दिस मनी, और D2 के अंदर भी आप कह रहे हैं कि जनाब ये आपकी रिसीट्स हैं, ये इसके सेलें नहीं है आपकी। सर ओनर तो सिर्फ पीक क्रेडिट का होगा ना, टोटल मैं अगर देखें ओनर अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपका कोई स्टैंड अलोन बैंक अकाउंट पकड़ा गया है जिसमें अमाउंट्स पाक हो रही हैं और रेगुलरली सेल परचेज नहीं हो रही, उधर फिर आप B लगा दें कि यू आर ओनर ऑफ दिस मनी। अगर अनडिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट है और जिसमें रेगुलरली सेल और परचेज हो रही है, तो उसमें हमें सिर्फ इतनी लालच है कि D2 में ले जाएं या फिर उसको अपना D1 में लेके जाएं। हमारी कोशिश है कि D2 में उधर लेके जाएं कि जी इसका डिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे नज़दीक इसकी रिसीट्स हैं, अननोन रिसीट्स हैं। ये अब अपनी जो उसने, अब मैं आखिर में उस पोर्शन पे आऊँगा कि इसने जो एक्सप्लेनेशन लेनी ना 111 की, ये अब जस्टिफाई करे कि नहीं जनाब ये मेरी सेलें नहीं है, ये मेरी रिसीट्स नहीं है, सेल्स हैं। आपने एक्सप्लेनेशन भी तो लेनी है ना अभी उससे 111 की। चलो रिसीट्स की या सेल्स की होंगी ना, ऑनर ऑफ मनी तो एक अमाउंट है ना जो मतलब बार बार इन आउट हुई है। अगर टोटल उसका आप कह रहे हैं कि मतलब वो टोटल किस तरह हो सकता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखें दो चीज़ें, अगर स्टैंड अलोन आपकी ट्रांजैक्शन 3 या 4 और मनी पार्क हुआ है वहाँ पे, ठीक है, तब आप B पे जाएंगे, राइट। अगर आपकी 3 ट्रांजैक्शंस आई 100 मिलियन, 200 मिलियन और 300 मिलियन, 300, 200, 500, 600 मिलियन आए और ड्यूरिंग द ईयर आपके 100 मिलियन चले गए अपना, ठीक है, उस सूरत में वो कहेगा कि जनाब वो जो गए हैं पैसे और दोबारा वापस आए, ये वही वाले पैसे घूम के वापस आ गए मुझे, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि जी आप पीक ले लें इसका, राइट। अब पीक के अंदर उसके कहने से नहीं मैंने मानना, ये उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जी जो पैसे गए हैं वही रोटेट होके वापस आए हैं अपना। तो जो आप उसको कह रहे हैं ना पीक क्रेडिट एंट्री, क्योंकि मेरा चार्ज है कि जी आपकी सेलें नहीं है ये। अगर आपकी सेलें हैं तो फिर ठीक है कि आपका कैपिटल रोटेट हो रहा है। मेरा चार्ज है यू आर ओनर ऑफ दिस मनी, तो ये पैसे आए और गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि जो आए हैं गए और फिर जो दोबारा आए हैं, जो गए थे ये वही वाले वापस आ गए। तो अब ओनस आपके ऊपर है कि आप मुझे प्रूव करें कि ये जो गए थे वही वापस आए, क्योंकि मैं तो सेल कह ही नहीं रहा आपको उसका इफेक्ट लेने के लिए कि जी ये कैपिटल रोटेट हो रहा है, फिर आप साबित करें कि नहीं जी ये मेरी सेलें हैं, ये आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस एंटायर मनी। तो एक्सप्लेनेशन आपने देनी है 111 के अंदर। मैंने आपको जो शो कॉज किया तो मैंने कहा कि जी यू आर ओनर ऑफ दिस मनी। 111 के आखिर में वो क्या कहता है, एंड द पर्सन ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन, या द एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी टू द कमिश्नर। ये सर लेटर ऑन ऐड हुआ था, मुझे याद है 11 में ये कब हुआ था, उससे पहले लोग इसी में वो फिर इसी में करते थे, तो इसी में करते थे पीक एंट्री को लो। वो उसकी वजह ये थी कि हम कहते थे कि ये सेल्स हैं, ठीक है, अगर वो रेगुलरली सेल परचेज हो रही है तो कॉमन सेंस की बात है सेल्स है, लेकिन अगर आइसोलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं तो फिर मैं कहूँगा जी ये सेल्स नहीं है, ये इनकम है। जब आप कोर्ट का डिसीजन पढ़ेंगे ना उसको डिटेल में, तो फिर वो देखेंगे इस पॉइंट्स के ऊपर उसने जजमेंट दी है कि नहीं दी। तो जजमेंट का असल क्रक्स कोई और होता है, फील्ड में फिर वो उसका रुख कुछ और होता है। अब ये भी जजमेंट जो है ये हाई कोर्ट ने स्टैंड की हुई है कि जी बेनामी बैंक अकाउंट जो है ओनर ऑफ मनी जो है वो आप 111B में हिट करें, और ये लाहौर हाई कोर्ट ने इसको स्टैब्लिश किया हुआ है 111B। सर वो जो जजमेंट रेफर्स करते हैं नॉर्मली हम उसको ना पूरी जजमेंट देखते ही नहीं है, और उस पर या तो अगर आप पूरी जजमेंट पढ़ें तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मिल जाता है कि जी कोर्ट ने जब ये डिसीजन दिया है तो इन 2 फैक्टर्स को देखते हुए किया है। मेरे केस के अंदर ये एडिशनल फैक्टर जो मैं कन्फ्रंट कर रहा हूँ वो वहाँ पे डिस्कस ही नहीं हुआ
हैंस माई केस इज डिफरेंट और मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। और इन एनी केस अगर वो आपको जस्टिफाई कर देता है कि नहीं जनाब आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस मनी, ये सेल परचेज की एक्टिविटी और ये एविडेंस है मेरे पास, तो ठीक है, क्योंकि मैंने तो अपना बेनिफिट देखना कि मुझे बी में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, मैंने हिट कर दिया, वो एविडेंस नहीं आता कि नहीं जनाब ये मेरी सेल्स इनवाइस है, ये अगली पार्टी का बैंक अकाउंट है, ये वहाँ से पैसे गए, तो ये सेल परचेज की एक्टिविटी, तो मुझे अब आप उसका कैपिटल का इफेक्ट दें, अपना रोटेशन ऑफ कैपिटल जो हो रही है ना उसका मुझे इफेक्ट दें, जो आप पी क्रेडिट एंट्री का वो बात करें, क्योंकि वो है ही यही कि जनाब ये इट्स रोटेशन ऑफ कैपिटल। डी के अंदर रोटेशन ऑफ कैपिटल, D1 के अंदर रोटेशन ऑफ कैपिटल की बात नहीं है, क्योंकि वो हम कह ही रहे हैं कि ये तुम्हारा सारा पैसा नहीं है, तुम्हारी सेल्स हैं, और लॉ कह रहा है कि सारी अमाउंट ऐड बैक कर दो। कोर्ट्स आगे जाके उसको एडवांटेज दे देती कि नहीं जनाब इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दें इन सेलों में से, ठीक है सर। ये जो बेनामी, क्योंकि सेल्स जो है वो आप अपने कैपिटल प्लस थर्ड पार्टी के कैपिटल से ड्यूरिंग द ईयर रोटेट करते हैं, तो जितना बार रोटेट किया उसका एंड रिजल्ट सेल्स है, और उसमें से उसकी कॉस्ट ऑफ सेल निकालें तो उसकी नेट इनकम बन जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट बनता है, एडमिन एक्सपेंसेस उसने सारे पहले ही क्लेम किए हुए अपना। जी सर ये जो बेनामी अकाउंट है, ये हम ये कह रहे हैं कि ये अनडिक्लेयर्ड अकाउंट, सही बात है, आपने बेनामी अकाउंट डिक्लेयर तो नहीं किया होगा। नहीं, दो चीज़ें हो सकती है ना, जिस तरह I&I पकड़ती है कि ओरिएंट ने वो तो उसी बंद, हाँ वो किसी के नाम पे तो बेनामी है ना, तब तो ये बात ठीक है कि ये ओनर नहीं था, आप भी नहीं लगाएंगे, मतलब ये इसका नहीं था। बेनामी अगर उसने इस्टेब्लिश कर दिया कि जनाब ये जो GM सेल्स के नाम जो अकाउंट खुला हुआ है ये इसका नहीं है, बेसिकली कंपनी का ही है, ठीक है कि नहीं, तो फिर बेनामी अकाउंट आपने इस्टेब्लिश कर दिया ना कि जी ये कंपनी के नाम का वो मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये देखें कि अमूमन प्रॉब्लम ये आती है कि आपने कंपनी का ऑडिट स्टार्ट करते हैं और पैसे जितने ऑफ द बुक्स हैं वो डायरेक्टर्स के पास जा रहे हैं, जितनी ऑफ द बुक्स सेलें हैं डायरेक्टर्स के पास जा रही हैं, ऐसे ही होता है। और उस वक्त हम कहते हैं कि नहीं जनाब ये कंपनी की सेलें हैं, ऐसे ही है। वो कोशिश हमारी ये होती है कि जी चूंकि लिमिटेड कंपनी का चार्ज आपके पास है तो समहाउ और अदर आप कंपनी के खाते में डालना चाहते हैं वो सेलें, और होती भी कंपनी की हैं, लेकिन उसको एविडेंस के साथ डेफिनेट इंफॉर्मेशन बनाना वो मुश्किल हो जाता है। अगर उसकी बजाय अगर डायरेक्टर्स की भी जुरिडिक्शन आपके पास है तो एक चीज़ तो स्टैब्लिश है कि डायरेक्टर्स के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है और डायरेक्टर का कोई नॉन बिजनेस नहीं है, तो उसको 111D2 में डायरेक्ट हिट कर दें। बेशक कंपनी का पैसा है, जितना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर 25% मैक्सिमम तो हिट हो जाएगा वो वहाँ पे, एंड इट वुड बी मच मोर सेफर। जब हम स्टैब्लिश कर देंगे नहीं जी ये कंपनी की सेल नहीं है और जो रीरूट होकर इधर जा रही हैं तो उसके अंदर बेशुमार एविडेंसेस और ये और वो आ जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो टेक्निकल ग्राउंड पे, जिस तरह और ये क्या नाम था इसका ओरिएंट वाला केस, कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो बाद में फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके छूट छाट जाते हैं। अगर आप सिंपली कह दें कि जनाब डायरेक्टर साहब सिर्फ सैलरी ले रहे थे, कोई डिक्लेयर्ड बिजनेस नहीं है, तो आप किस में हिट करेंगे उसको? D2 में, कि आपकी सारी रिसीट्स हैं, लेकिन उस सारी चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी कि जी कंपनी का और उसकी सेलों का उससे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें कि जनाब ये कंपनी का पैसा साइफन ऑफ होकर उधर जा रहा है। उधर इस्टेब्लिश कुछ भी नहीं करना कि जनाब आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, आपका डिक्लेयर्ड बिजनेस नहीं, रिटर्न आपकी ये है या पैसे आपके हैं, अपना बताएं आप यहाँ B में हिट कर दें या D2 में आप हिट कर दें कि जी ये रिसीट्स हैं आप। D2 से फिर भी B इसलिए सेफर नहीं है कि वहाँ आइटम्स ऑफ रिसीट लायबल टू टैक्स पार्टली और होली, तो लायबल टू टैक्स भी हमने सर प्रूफ करना है। अच्छा, B में जो है ना क्या नाम है अपना, मुझे निकल नाम मुझे आतिफ। B में जो है ना एक प्रॉब्लम ये है कि B में स्टेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है कि जी अमाउंट पार्क होके कहीं पड़ी है, ओनर ऑफ सम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। D के अंदर रिसीट्स कॉन्स्टेंटली आपकी आ रही हैं, लेकिन एज कंपेयर टू A, B, C, D सेफर इसलिए ज़्यादा है कि D का एक वर्ड आपको कई जगह उसे बचा भी जाता है। D में वो कहते हैं आपका any person has concealed income or furnished inaccurate particulars of income including, और इंक्लूडिंग के तौर पे आगे उसने सिर्फ 1 और 2 D1 और D2 एग्जांपल्स के तौर पे दी हुई है। ये सिर्फ एग्जांपल्स, इट इज नॉट लिमिटेड टू फैक्टर 1 और फैक्टर 2, क्लॉज 1 और सब क्लॉज की दूसरी, इसके अंदर और भी चीजें आ सकती हैं, तो इसकी वजह से ये ब्रॉड बेस हो जाता है इस वर्ड की वजह से। तो कई दफा ऑफिसर जहां पे डाउट में होते हैं तो इस वजह से वो प्रेफर करते हैं कि मैं D में चला जाऊं, लेकिन D के अंदर जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो कोर्ट्स की है कि जब आप सेलें कहते हैं तो कोर्ट कहते हैं कि जनाब किस पार्टी को सेल की,
लॉ नहीं कहता, लेकिन आगे कोर्ट्स में भी तो स्टैंड करना है ना। 700 मिलियन 1 बिलियन 3 बिलियन की आपने बना दी और आगे जाके कोर्ट में कोलैप्स कर जाती है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे। सर इवन देन टेक्निकली इनकम भी तो हमने बनानी है कि ये ऐसा देखिए इनकम था as per आपको मैंने पहले दिन कहा था ए करें, बी करें, सी करें, तमाम अकाउंट्स की गिमिकरी का एंड रिजल्ट आपकी बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट पे पड़ना है। सर वो क्लॉज पे उड़ा देते हैं ना, ये ट्रिब्यूनल भी उड़ा देता है, क्लॉज पे तो अक्सर लड़ाई रहती है ट्रिब्यूनल में सर कि किस- था ए बी था या डी था। देखिए ट्रिब्यूनल वो भी गलत करता है। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है कि अगर एक रिसीट लायबल टू टैक्स है और सब सेक्शन या सेक्शन आपने गलत कोड कर दिया, लेकिन टैक्सेबिलिटी अगर रहती है तो आप उसकी टेक्निकलिटीज़ में मत जाएं। लॉ की जो उसकी सब्सटेंस है या लॉ का जो पर्पज़ है उसको डिफीट ना करें। पर उन्होंने चूँकि बेनिफिट देना होता है वो कहते हैं नहीं जी ये बी नहीं लगना था, सी लगना था, सी नहीं लगना था, डी लगना था। बात तो ये कि यहाँ तो वो कहेंगे जी आपने बी लगाया है और मुझे सी नहीं लगाया तो मेरा राइट ऑफ डिफेंस कहीं डैमेज हो गया। अगर ऐसे होता तो ये मुझे एडवांटेज था, अगर ऐसे हुआ तो ये मुझे एडवांटेज नहीं है। वो इस डिबेट में तो पढ़ते ही नहीं कि जनाब उसका कौन सा राइट यहाँ पे ऐसा डैमेज हो गया है जो अगर यहाँ पे मैं बी की बजाय सी कर देता या सी की बजाय बी कर देता तो उसके जवाब में इतना सब्सटेंशियल फ़र्क पड़ जाता कि ये इनकम ही उसकी एस्केप कर जाती। उसके भी लाहौर हाई कोर्ट की एक पुरानी 60s की क्राउन जजमेंट है कि जनाब जब आपने लॉ को इंटरप्रेट करना है तो पर्पस शुड बी नॉट टू डिफीट फॉर द वेरी पर्पस जो स्टैट्यूट ने उसको फ्रेम किया। तो इस तरह की इंटरप्रिटेशन जो टेक्निकल ग्राउंड्स पे जाके देती हैं उनको कई जगह पे हायर कोर्ट्स फिर फाइनली उसको रिवर्स कर देती हैं जजमेंट को, लेकिन लोअर कोर्ट्स के अंदर उन्होंने चूँकि बेनिफिट देना होता है तो आने बहाने वो उसको उड़ाउड़ू देते हैं अपना। लेकिन इन एनी केस बी में अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर रेगुलर सेल परचेज अगर ज़्यादा होगी तो डिस्पाइट उस पर अगर आप बी लगाएंगे तो वो वही वाली बात है कि फिर वो कहेगा कि जी ये सारे पैसे का मैं ओनर ऑफ द मनी नहीं हूँ। लेकिन अगर कुछ स्टैंड अलोन ट्रांजेक्शन्स हैं, मनी पार्क होके वहाँ पे पड़ा हुआ है तो फिर बी ज़्यादा इजीली लग जाएगा। अदरवाइज वो फिर वही कहेंगे कि जी ठीक है अनडिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट है लेकिन जितनी सेल परचेज इसमें हो रही है ये सारा इसका पैसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं सेल का पैसा है तो हम कॉस्ट ऑफ सेल का बेनिफिट इसको देंगे अपना, कि इसको सेल समझ के सारा वो कर लें अपना। राइट अच्छा जी। तो हमारे इस सेक्शन को भी इग्नोर कर देते हैं कि नॉमेनक्लेचर के रेफरेंस से आप प्रोसीडिंग को नहीं कर सकते ख़त्म या क्या लफ्ज़ इनिशिएट करते हैं, लेकिन वो कर देते हैं ट्राइब्यूनल पास ट्राइब्यूनल तो फिर वो आपको बता। अच्छा जी एक लास्ट चीज़ देखिए, ये लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट में बैंक की सारी क्रेडिट एंट्रीज भी उन्होंने 111B के अंदर अपहोल्ड कर दी थी, क्योंकि जज साहब को सिर्फ ये उस वक्त नज़र आया कि हाँ यहाँ पे टैक्सेबिलिटी होनी थी, इसने अवॉइड की है तो उसने उसको बी में ही ऑफिसर ने लगाया था उसने बी में ही अपहोल्ड कर दिया कि नहीं ठीक है अपना। तो जजमेंट्स जो है वो वेरिड होती हैं, जो जज साहब को समझ आ जाए उस वक्त उनको स्ट्राइक कर दे, उसके मुताबिक उसने डिसीजन दे देना है। अच्छा जी, क्योंकि आप ये देख लेना कि अगर हमें इसको इंटरप्रेट करते इतनी प्रॉब्लम आती, कन्फ्यूजन होती, तो जज की तो अकाउंटेंसी की बैकग्राउंड नहीं है, उसको सिर्फ इतना जहाँ पे नज़र आ जाता है कि नहीं यहाँ पे टैक्स लगना था तो वहाँ पे उसने जो भी सब सेक्शन देखा तो उसने कहा जी ठीक है यहीं पे लग गया आपके। अच्छा जी, अगर अंडर स्टेटमेंट ऑफ परचेजेज है तो क्या लगेगा? अंडर स्टेटमेंट ऑफ परचेजेज है तो क्या लगेगा? एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। अंडर स्टेटमेंट ऑफ परचेजेज है, चीज़ आपकी रॉ मटेरियल 100 के थे, आपने 70 का डिक्लेयर कर दिया। नहीं सर, उसका तो टैक्स इफेक्ट तो हमारे बेनिफिट में ही है। अंडर स्टेटमेंट ऑफ परचेजेस, यहाँ कोई अंडर स्टेटमेंट, आपने एक बिल्डिंग ली, एसेट लिया, लेट अस से 100 रुपीज़ का वो बिल्डिंग थी और आपने कहा नहीं मैंने 70 की खरीदी है। उसके लिए जहाँ पे वैल्यू डिफरेंस है वो आपका सबसेक्शन आगे 3 आता है जो उसको डील करता है। 1113 वो कहता है विद द डिक्लेयर्ड कॉस्ट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, परचेजेस में गलत लिख गया हूँ, लफ्ज़ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी। विद द डिक्लेयर्ड कॉस्ट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएबल आर्टिकल और डिक्लेयर्ड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन is less than the reasonable cost of investment or the value